हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसल हो चुका है और दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोगों को अपना तैयारी कंटिन्यू रखना है, बीच में स्टॉप नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो फिर से दोबारा होने ही वाला है। और हम लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जो है पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसमें जो है इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारा जो है तैयारी भी रिवीजन होते रहेगा और रोज़ हम लोग यहाँ पर एक-एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से जुड़े रहिए और रोज़ रोज़ जो है एक-एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करें जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट। शुरू में हम लोग जो है जीके के प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित रोगों में से कौन-सा रोग फफूंद के यानी कि फंगस के कारण होता है? कौन-सा रोग है जो कि फंगस के कारण होता है, ये बताना है। कौन-सा रोग होगा? आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है और इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है कितना आंसर सही हो रहा है। कौन-सा रोग है जो कि फफूंद के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा दाद। ये जो दाद है, ये जो है फफूंद के कारण होने वाला बीमारी है और फफूंद के कारण और भी बहुत सारा होता है जैसे दाद हो गया, दमा हो गया, एथलीट फुट हो गया। ये सभी जो है दाद के कारण ये सभी फफूंद यानी कि फंगस के कारण होने वाले रोग होते हैं। ये सभी आपको याद रखना है। अगला है, किस भारतीय राज्य ने 16-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादित किया था? कौन-सा भारतीय राज्य था जिसने कि 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? संविधान का जो मूल दस्तावेज था उसको किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राजजादा। प्रेम बिहारी नारायण राजजादा, इनने जो है अपने हाथों से संविधान को लिखा है। अगर आप संविधान का पन्ना उलट के देखेंगे तो वहाँ पे नीचे में जो है प्रेम लिखा गया है, नीचे में प्रेम लिखा गया है। ये जो है इन्होंने ही लिखा है। ये जो है प्रेम बिहारी, ये बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने जो है अपने हाथों से संविधान को लिखा है। ये दोनों हाथों से लिखते थे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड आदमी थे, याद रखना है आपको। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। बायोटीन सही आंसर है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और ये आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वाराणसी यूपी में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है मुंशी प्रेमचंद्र को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट कहकर पुकारा था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 1887 में हुआ था। सबसे पुराना विश्वविद्यालय, याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, यह बताना है। आंसर होगा कन्नौज। कन्नौज को जो है पूर्व का ग्रास कहा जाता है। और कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी भी कही जाती हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, ये बताना है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ये किस पड़ोसी देश को कहा जाता है, ये बताना है। इसका आंसर होगा भूटान। भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटान में भूटिया जनजाति पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 2017 में कजुओ इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? कजुओ इशिगुरो, इनको जो है किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये जो है पूछा गया प्रश्न है। ये किनको मिला था? 2017 में, थोड़ा पुराना है ये, जो कि ये पूछा गया था, पहले वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा गया था।
इसका आंसर था साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 10वां नंबर, ये थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाएगा। अभी आपको जो है अभी न्यू वाला देखना है। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष का पहली महिला नेत्री कौन थी? पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। इसका आंसर होगा शेरी रहमान। शेरी रहमान सही आंसर होगा। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? कौन सा क्रूज मिसाइल है जिसमें सीकर तकनीक है? इसका आंसर होगा ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल ये काफ़ी ज़्यादा आधुनिक तकनीक वाला मिसाइल है और इसमें जो है सीकर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? इन दोनों के बीच कितना ट्रेन चलता है? तो 2 इसका सेंस होगा। 2 ट्रेनें चलती हैं। एक है समझौता एक्सप्रेस और एक है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये दोनों सही है। हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था, ये बताना है। इसका आंसर होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका। इनका नाम वैश्विक डाटा चोरी के मामले में आया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में डैश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ये थोड़ा पुराना है, ये आपको याद नहीं रखना है, आपको आगे का प्रश्न देखना है। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ था, जो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, ये बताना है। इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्हीं के समय में सहायक संधि हुआ था। सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद में ही पहले बार सहायक संधि हुआ था। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, इन सब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य को डैश को सौंपा गया। किस विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया, ये बताना है। इसका आंसर होगा बंदा बहादुर। गुरु गोविंद का एक शिष्य था बंदा बहादुर, उन्हीं को जो है इनका नेतृत्व, सिखों का नेतृत्व सौंपा गया। बंदा बहादुर का और नाम था लक्ष्मण दास। उसका ओरिजिनल नाम था लक्ष्मण दास, ये आपको याद रखना है। और लक्ष्मण दास का जन्म जो है राजौरी गांव जम्मू कश्मीर में हुआ था। पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये बताना है। इसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम पहली बार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया। नाइटहुड का उपाधि इन्होंने जो है त्याग दिया था अपना। ये कब त्यागा था, तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। इन्होंने अपना नाइटहुड का उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद ये उसने अपना जो है उपाधि त्याग दिया था। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में, और ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे विशाल नदी है और गोदावरी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र भी है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? बुलर झील। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, याद रखना है। और ये सपोर तथा बांदीपुर के मध्य कश्मीर घाटी में स्थित है। चिल्का झील, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है, याद रखना है। लोकटक, ये मणिपुर में। डल झील, ये जम्मू कश्मीर में है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। भारत में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान के द्वारा प्रभावित है, ये बताना है। इसका आंसर होगा जापान के संविधान से प्रभावित है कानून बनाने की प्रक्रिया। शिक्षा का अधिकार
अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये किस वर्ष जो है भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर होगा 2009 में। 2009 सही आंसर है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है शिक्षा का अधिकार, याद रखना है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय इनको कहा जाता है। इन्होंने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहाँ पे खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था सवाई जय सिंह के द्वारा? इसका आंसर होगा उज्जैन में बनाया था, याद रखना है। और भी बहुत जगह इन्होंने बनाया था, जैसे कि काशी, दिल्ली, उज्जैन और मथुरा, इन सब जगह में जो है उन्होंने खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। किसके विरुद्ध? इसका आंसर होगा खसरा और रूबेला, ये वायरस है, इसी के विरुद्ध जो है दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया, यानी कि 2 रोग से एक ही बार में संरक्षण, ऐसा टीका खोजा गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? किस जिले का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इलाहाबाद का जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, याद रखना है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती हैं। इसका एक ट्रिक भी था, मित्र पर गमछा झाड़, ये वाला ट्रिक भी है, याद रखना आपको। और इसमें कौन सा राज्य नहीं गुजरेगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही आंसर है बिल्कुल। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल जो है मात्र 6 राज्य में है, किसमें नहीं है ये बताना है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। वर्तमान में जो है ना 7 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 6 मैंने बता दिया था गलती से, अभी 7 में नहीं है, सॉरी 7 में द्विसदनीय विधानमंडल है, याद रखना आपको। 7 कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सब में द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी? गणित सार संग्रह किन्होंने लिखा था? इसका आंसर होगा महावीराचार्य। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह 9वीं शताब्दी में लिखा था, याद रखना आपको। और ये संस्कृत में था उस टाइम। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेंसिंग इंडिया लिखी है? किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेंसिंग इंडिया लिखी है, जो कि बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली, इन्होंने ही ये बताया था। इन्हीं का बुक है अनिलेंसिंग इंडिया। अगला प्रश्न, दिसंबर 2016 में भारतीय
ने आनंद विहार और डैश के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन शुरुआत की है? किसने? इसका सही आंसर होगा गोरखपुर। आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की है, याद रखना है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, ये बताना। इसका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। यहाँ पे औरंगजेब भी आया था। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, ये बताना है। हिमालय का सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। और सबसे ऊंचा चोटी एवरेस्ट का है, 8850 मीटर है। 8850 मीटर है, याद रखना है। केटू का ऊंचाई कितना है? केटू का ऊंचाई ये 8611 मीटर है। भारत का है केटू और नेपाल में एवरेस्ट स्थित है। नेपाल का यानी कि एवरेस्ट का ज़्यादा है 8850 मीटर, केटू का उससे कम है 8611 मीटर। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देखते हैं पहले। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा ये तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है कौन है? तो पलास। पलास ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल है, आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है, याद रखना है। और इसको डाक टेसू भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग, याद रखना है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? पित्त का उत्पादन किससे होता है? सही आंसर होगा जिगर। जिगर यानी कि लीवर। लीवर से पित्त का उत्पादन होता है, याद रखना है। और ये नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें पित्त जमा रहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? सही आंसर होगा 1993 में। इसके बाद हिंदी का प्रश्न है। 38 क्वेश्चन जो है जीके का पूछा जाता है और 38 क्वेश्चन लगभग हिंदी का पूछा जाता है। अब हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पराजय में उपसर्ग है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, ये बताना है। पराजय में जो है परा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है। इजी प्रश्न है, जो कि शब्द के आगे लगा रहता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। लिखावट में प्रत्यय कौन है? प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो शब्दों के बाद में लगा होता है। लिखावट में आवट प्रत्यय है, ये ध्यान रखना है आपको। लिखावट में आवट प्रत्यय होता है। महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महोजोड़ उत्सव। महोजोड़ उत्सव सही आंसर होगा। सॉरी ये नहीं होगा, महोजोड़ उत्सव नहीं होगा, इसका होगा महाजोड़ उत्सव होगा। महाजोड़ उत्सव ये बिल्कुल सही है, महाजोड़ उत्सव ऐसे होता है। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था, इसमें क्या गलत है? यहाँ पे मैंने के जगह जो है मुझे होना चाहिए था, ये गलत है। मैंने के जगह मुझे होना चाहिए। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में समास बताना है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, याद रखना है। अगला प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तो उसको कर्मवाच्य कहा जाता है। यानी कि पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे कर्म प्रधान है, यानी कि यह कर्मवाच्य, आपको ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित में से अव्यय है कौन? अव्यय है, यह बताना है। इसमें से और जो है, और ये एक अव्यय होता है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, याद रखना आपको। और ये जो है दो पदों को जोड़ने का काम करता है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है? सही आंसर होगा ये तीसरा वाला, पूर्ण विराम ये है, और ये अल्प विराम है, याद रखना आपको। और ये वाला जो है पहला वाला विस्मयबोधक चिन्ह है, याद रखना है। प्रश्नवाचक ये वाला है, चौथा वाला प्रश्नवाचक है। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है?
दूध का धुला दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना, ये सही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब है कि शक्ति संपन्न आदमी ही अपना काम बना लेता है। जिसके पास ज़्यादा पावर है उसका काम इजीली हो जाता है, यही इसका मीनिंग होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका आंसर होगा उत्साह। क्रोध में कौन सा रस है? क्रोध में रौद्र रस होता है, ये आपको याद रखना है। भय में भयानक रस होता है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, याद रखना है। दोहा का विपरीत अगर पूछा जाए तो सोरठा। सोरठा जो है दोहा का विपरीत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? कौन सा अलंकार का एक टाइप है, ये बताना है। इसका आंसर होगा यमक। यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार याद रखना है। अलंकार और भी होते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, ये सभी याद रखना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये सभी होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। ये जो उपमा अलंकार है ये जो है ये अर्थ अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उपमा जो है ये अर्थ अलंकार होता है। रूपक भी ये अर्थ अलंकार होता है, जबकि यमक ये शब्द अलंकार होता है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन सा है, याद रखना है आपको। च छ का जितना भी वर्ड होता है वो तालव्य ध्वनि होता है। उसके बाद छोटी ई बड़ी ई ये वाला भी तालव्य ध्वनि होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? और एक स भी है, ये स जो है ये भी तालव्य ध्वनि होता है। बाकी च छ ज ये जितना भी होता है च छ में ये पूरा होता है तालव्य ध्वनि। स भी होता है, मात्र ये स होता है। और एक होता है कौन? छोटी ई और बड़ी ई, मात्र इतना सा ही होता है, याद रखना है आपको। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, ये बताना। अघोष वर्ण कौन सा है? प्रत्येक जो वर्ण होता है उसका प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। जैसे क ख में शुरू में क और ख होता है, च छ में च और छ होता है, ये सभी जो है अघोष वर्ण कहलाता है। कौन सा सही होगा? ये पहला वाला सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताना। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? स्त्रीलिंग उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना, कौन सा स्त्रीलिंग है? सी आंसर होगा रचना। रचना एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ये सभी पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है, ये बताना है। राष्ट्र इसमें पुल्लिंग है, बाकी रक्षा करनी चाहिए, योग्यता आपके पास नहीं, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द है, आपको याद रखना है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है? सही आंसर होगा प्राण। प्राण ये बहुवचन के रूप में यूज होता है, इसका एक वचन नहीं होता है। घोड़ा का बहुवचन हो सकता है घोड़े, लड़का का भी हो सकता है लड़कों, ये सभी का हो सकता है, लेकिन प्राण का ये बहुवचन ही होता है और इसका कोई एक वचन नहीं होता है। ने किस कारक का चिन्ह है? ने तो कर्ता ने होता है, ये पहला वाला सही है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, ये बताना है। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? ये आप जो दिया हुआ है ये एक सर्वनाम है। आप सर्वनाम होता है, जो संज्ञा के बदले लिखा जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। पहाड़, नदी, ये सभी जो है संज्ञा होता है। घर, नदी, पहाड़, ये सभी संज्ञा के उदाहरण है, जबकि यहाँ पे आप जो है ये सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से विशेषण कौन है? विशेषण जो शब्द का विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। कौन सा विशेषण है? सही आंसर है शांत। शांत, वह लड़का शांत है, यहाँ पे शांत ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो ये विशेषण होता है। प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जो दूसरे के प्रेरणा से होता है, तो यहाँ पे होगा सुनाना। सुनाना ये दूसरे के प्रेरणा से हो रहा है, तो ये सही होगा, सही हो जाएगा सुनाना। जैसे गिरवाना, बुलवाना, सुनवाना, कहवाना, ये सभी जो है प्रेरणार्थक होता है। लेकिन यहाँ पे जो है
एग्जैक्टली ये भी गलत है, लेकिन सुनवाना होना चाहिए था। यहाँ पे एक भी जो है सही आंसर बिल्कुल नहीं दिया गया है, आपको ध्यान देना है। कमेंट में भी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। मुझे तो यहाँ इसमें एक भी सही नहीं लग रहा है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल है? इसमें जो है पूर्ण वर्तमान काल है। पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान का है, लेकिन ये पूर्ण हो चुका है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। तद्भव शब्द है अचरज। अचरज जो दिया हुआ है ये तद्भव शब्द है। अचरज का अगर तत्सम पूछा जाए तो अचरज का होता है आश्चर्य। आश्चर्य ये तद्भव का होता है, यानी कि तत्सम होता है अचरज। अंधकार, अंधकार ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। अंधकार तत्सम शब्द होता है। अंगरक्षक ये भी तत्सम है। आशा ये भी तत्सम है। शीत का विलोम होगा शीत। शीत का विलोम क्या होगा? शीत मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। इसका विलोम होगा उष्ण। उष्ण मतलब गर्म। कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सूर्य जो है, कर का मतलब सूर्य नहीं होता है। बाकी हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है। ये सभी कर का, यानी कि कर एक जो है अनेकार्थी शब्द है और ये सभी इसके ही अर्थ होते हैं। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। कठिनाई से जो मिलता है उसको क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले वो दुर्लभ कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दुर्गम कहा जाता है। ये सभी याद रखना है। जो सरलता से मिलता है उसको सुलभ कहा जाता है। जो आसानी से मिल जाएगा सुलभ, ध्यान रखना आपको। अनिल, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल अनल किसको बोलते हैं? तो अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब होता है अग्नि। तो ये पहला वाला सही है। यहाँ पे फिर गद्यांश 67 से 71 तक गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। तो ये आपको खुद से करना है। 67 से 71 तक आपको जो है खुद से बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आपको जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद देखते हैं 67 से 71, तो हम लोग 72 नंबर देख लेते हैं। अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता है। अंधेरी नगरी, इस नाटक के रचयिता कौन है? अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कामयानी, कामायानी के रचनाकार है। कामायानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सही आंसर है। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद गोदान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये नोवेल गोदान। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सही आंसर होगा बीजक, ये कबीर के रचनाओं के संग्रह है बीजक, आपको याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैथ्स के लिए जो है हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में जल्दी। सारे प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखें और पहले भी मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करा रखा है। सारे का लिंक आपको प्ले इसमें मिल जाएगा और सभी को आपको ध्यान से देख लेना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद। लगातार वीडियोज़ देखते रहिए और आपका तैयारी इसी प्रकार होते रहेगा। धन्यवाद।